नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 गुणवंती मौसी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें किसी गुणवान मौसी के बारे में बताया गया होगा, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इस सबको जानने से पहले हम आते हैं, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता रहा हूं कि बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले, जब आप वीडियो देख रहे हो तभी आप अपने उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपना नाम, अपना कक्षा और अपना वर्ग लिख कर भेज दें। बच्चों, ये बड़ी ही खेद की बात है कि आपको हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में बार बार कहना पड़ रहा है, तब भी काफी सारे बच्चे हैं जो अभी तक अपना अटेंडेंस नहीं भेज रहे हैं। व्यू जो होता है, जो देखने का होता है, वो काफी दिखता है, परंतु वहाँ पे जो अटेंडेंस है वो काफी कम होता है। पूरे बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं बच्चों, आप अनुपस्थित माने जा रहे हैं वीडियो देखने के बाद भी, यानी आप उपस्थित हैं, पढ़ाई आपकी हो रही है, परंतु आप अनुपस्थित हैं। आप जानते हो कि आपको रिजल्ट में आपकी उपस्थिति दिखाई जाती है, तो ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, प्रथम। द्वितीय, ये बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में जब हमारी लाइव कक्षाएं हुई थी, उनमें हमने पढ़ा था पाठ 9 नीति के दोहे। पाठ 9 नीति के दोहे में 3 कवियों के बारे में पढ़ा था, जिनमें रहीमदास जी, कबीरदास जी और तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, आगे हमारी जो सैटरडे को कक्षा होगी उसमें पढ़ लेंगे। आइए हम देखते हैं पाठ 10 गुणवंती मौसी। गुणवंती मौसी में पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं, फिर पाठ को शुरू करते हैं। ये पाठ जो आपको काफी इंटरटेनमेंट पाठ है, आप काफी मजे भी आपको आनंद के साथ से आप पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखते हैं। पहले शब्दार्थ है उक्ति। उक्ति माने कहावत। जड़ाऊ। जड़ाऊ माने जड़ा हुआ। आप जानते ही हैं बच्चों कि कहते हैं कि ये जड़ाऊ साड़ी है, ये जड़ाऊ कंगन है, काफी सारे उदाहरण आपको मिलते हैं। तो जड़ा माने जड़ा हुआ। रिवाज। रिवाज माने रीति या कोई एक नियम। नुमाइश। नुमाइश माने होता है प्रदर्शनी। बेतकल्लुफ माने होता है बिना कष्ट के। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने सम्मान। बट्टा। बट्टा माने कमी। तत्परता। तत्परता माने शीघ्रता। अर्जित। अर्जित माने इकट्ठा। कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि माने होता है अधिक तेज बुद्धि, अधिक तीक्ष्ण बुद्धि। पाव भर। पाव माने आप तो जानते होंगे बच्चों कि हम पहले, आज हमारे जो किलोग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम जो भी है, डेकाग्राम, ये जो हमारा पैमाना है आज, वो पहले नहीं होता था। पहले किलो, सेर, आध पाव, सवा पाव, पाव, ये चलता था। तो जो पाव भर होता था, पाव भर आज भी कहीं कहीं पे आप दुकानों पे जाते होंगे तो वहां पाव होता है। तो पाव को जो कहते हैं वो है किलो का 1/4वां भाग। यानी अगर 1 किलो है, उसे हम 4 भागों में बांट दें, तो उसका जो 1 भाग होगा वो होगा पाव भर। आगे है हथप्रभ। हथप्रभ माने शिथिल। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति माने किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। व्याख्यान। व्याख्यान माने भाषण। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। ये जो पाठ है गुणवंती मौसी, ये पाठ 10 है। पेज नंबर आपका 61, 61। पेज नंबर 61, 61, 61 पेज पे है। आइए देखते हैं। भावबोध। भावबोध में है, प्रस्तुत हास्य व्यंग के माध्यम से लेखिका ने मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, और आप भी इस कहावत का प्रयोग अवश्य करते होंगे। तो नामक कहावत की प्रासंगिकता का मूल्यांकन किया गया है। जो प्रासंगिकता है, जो प्रसंग है, उसका मूल्यांकन किया गया है। गुणवंती मौसी लेखिका की दूर के रिश्तेदार बन बैठती हैं और अपने संग आफत भी ले आती हैं। अपने आव भगत तो डटकर करवाती ही हैं, साथ ही पड़ोसियों के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाती है। बच्चों, ये ऐसी व्याख्यान है, जो ये पाठ जो है
एक ऐसी औरत के बारे में और लेखिका के बारे में हुए है कि एक मौसी है जो अपने परिवार के समस्त लोगों को लगभग, जैसा कि आपके पाठ में दिया है कि 14, कुल मिलाकर 14 बड़े प्राणी और 5-6 बच्चे, तो 14 5 6 लगभग 20 लोग। अगर किसी के घर पे 20 लोग एक साथ पहुंच जाए तो उसके लिए तो समस्या तो हो ही जाएगी, वो भी शहर में। बड़े शहरों में अगर भाई आदमी 1-2 लोगों को, 4 लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था करता है, घर पे रखता है, भाई कोई आ गया गेस्ट। अब 20-20 लोगों को गेस्ट के लिए तो कोई व्यवस्था कर रखता है। तो वही यहाँ पे लेखिका को क्या समस्या हुई, कैसे कैसे परेशानी हुई, वो कैसे देखती है। और साथ ही जो मौसी आती है उनके यहाँ, उनका मेहमान बनकर, वो उनकी दूर की रिश्तेदार बन बैठती हैं, यानी सगे रिश्तेदार वो भी नहीं। और साथ साथ लेखिका इसमें बता रही कि मैं इनको जानती भी नहीं, वो पहले, इसके पहले वो नहीं जानती थी। एक ऐसी लेखिका के अनुसार गुणवंती मौसी एक ऐसी औरत है, एक ऐसी महिला है जो प्रदर्शनी देखने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर के लेखिका के घर पहुंचती हैं। लेखिका को कितनी असुविधाएं होती हैं, काफी सारी सुविधाएं देती हैं, पाव भर बर्फिया खाना, नाश्ते करना, बेवजह किसी को परेशान करना, इस तरह से होता है। और इस तरह से फिर पड़ोसियों को भी परेशान करना। तो इस कहानी, इस पाठ के माध्यम से बच्चों में ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी के घर इस तरह से नहीं जाना चाहिए जिससे सामने वाले को परेशानी हो। और अगर हम जा रहे हैं तो हम उसकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अपने नियमों को, अपने आदर्शों को भुला देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसके पास, हम बर्फी तो खाना चाहते हैं लेकिन उसके पास बर्फी खिलाने के का कंडीशन ना हो, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते भी हैं। गुणवंती मौसी लेखिका की दूसरा बन बैठती हैं और संग में अपने आफत भी ले आती हैं। अपनी आवभगत तो डटकर करवाती है, साथ ही पड़ोसियों के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाती है। पाठ को शुरू करते हैं। अंधे से अंधे, आंख से अंधे, आंख से अंधे नाम नयन सुख। ये भी कहावत है कि आंख से तो अंधे हैं और नाम क्या उनका, नयन सुख, अर्थात आंखों का सुख। वाली उक्ति प्रायः, उक्ति माने होती है कहावत, उक्ति माने कहावत, प्रायः हमारे दैनिक जीवन में चरितार्थ होती दिखाई देती है। हमारी गुणवंती मौसी ऐसी नहीं है। कैसी नहीं है? आंख के अंधे और नाम नयन सुख, ऐसा कहावत वाली गुणवंती मौसी ऐसी है। वास्तव में वह गुणों की भंडार है, वास्तव में वह गुणों का भंडार है। गुणों से आप यह मतलब लगा लीजिए कि वह बहुत बड़ी लेखिका है या किसी कला केंद्र की अध्यक्षा है। वे चित्रकार या कवित्री भी नहीं है। और यदि आज्ञा दे तो यह भी बतला दूं कि वे संसद की सदस्य भी नहीं है। अर्थात उनके अंदर गुणों का भंडार है कहने के लिए गुणवंती मौसी जो है। बाकी कौन सा गुण है वो तो आगे पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं। लेखिका यहाँ पे किन गुणों की बात कर रही हैं। हमारी मौसी केवल हमारे मौसा मुरलीधर जी की धर्म पत्नी है। मौसा जी का क्या नाम है? मुरलीधर। मुरलीधर जी की धर्म पत्नी है, केवल यही गुण है उनके अंदर। श्री मुरलीधर ने शायद जीवन भर राम झूठ न बुलवाए, सच्ची मुरली के दर्शन नहीं किए होंगे। जो हमारे मौसा जी हैं अर्थात मुरलीधर जी, वो जीवन भर राम झूठ न बुलवाए, अर्थात भगवान उनसे झूठ न बुलवाए, सच्ची मुरली के दर्शन नहीं किए, अर्थात वो कभी झूठ, यहाँ पे कवित्री करे कि भगवान हमसे झूठ न बुलवाए, उन्होंने कभी सच्ची मुरली के दर्शन नहीं किए, अर्थात नाम का भी जो मुरली है उसके भी दर्शन नहीं किए हैं। हाँ, वैसे वे नियम पूर्वक अपना माथा मुरली वाले के सामने झुकाते हैं। हाँ, एक तर्कपूर्वक वो यहाँ पे सार्थकता बता रही हैं, अपना हाँ भर रही हैं लेखिका कि वो नियम पूर्वक अपना माथा मुरली वाले कौन? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना माथा
झुकाते हैं, अपना सिर झुकाते हैं। श्री मुरलीधर की एक बड़ी सी दुकान पंजाब के एक बहुत ही छोटे से शहर में है। जिसकी दुकान मौसा जी की कहाँ पे है? पंजाब के एक छोटे से शहर में है। पति की आभूषणों वाली दुकान में जो सोने का सेट नया बनता है, चाहे वह जड़ाऊ हो या सादा, एक दिन मौसी के शरीर की शोभा जरूर बढ़ाता है। मौसा जी की किसकी दुकान है? आभूषणों की दुकान है। और उस आभूषणों की दुकान में अगर कोई नया आभूषण या कोई नया सेट जो अगर आया सोने का, तो वो चाहे जड़ाऊ हो या सादा, जड़ाऊ मैंने उसमें जड़े गए हो, कारीगरी की गई है, बिल्कुल सादे बनाए गए हो, वो एक दिन के लिए ही मौसी के शरीर की शोभा जरूर बढ़ाता है, अर्थात मौसी उसे जरूर पहनेंगे। गुणवंती मौसी जहां 4 फीट 10 इंच लंबी है, यहाँ पे मौसी जी की जो शरीर का जो कद काठी है, जो लंबाई हुई है, शरीर का जो उनका स्ट्रक्चर है, वो बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा बता रही हैं कि गुणवंती मौसी जहां 4 फीट 10 इंच लंबी है, वहां उनका वजन 3.5 मन से जरा ही कम होगा। बच्चों यहाँ पे 4 फीट 10 इंच लंबाई तो बताया जा रहा है, 4 फीट 10 इंच आप समझ रहे होंगे कितना होता है। अब यहाँ पे आपके मन में कहीं कहीं ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये उनका वजन जो है वो 3.5 मन से जरा सा कम ही होगा। 3.5 मन किसे कहते हैं ये जान लो। बच्चों पहले 20 किलो का एक मन होता था। कितने का? 20 किलो का एक मन कहा जाता था। और 2.5 किलो का अठैया और 5 किलो का पसेरी, 5 किलो। और इस तरह से ये है आपका जो 1.25 मन, 3.5 मन, तो 3.5 मन में कितने किलो हुआ? 20 या 60 10 70, यानी 70 किलो से जरा सा कम ही होगा। त्वचा का रंग ऐसा है जैसे किसी ने मक्खन में केसर मिलाया हो। उनके त्वचा का रंग कैसा है? जैसे किसी ने मक्खन में केसर मिलाया। मक्खन बिल्कुल सफेद, थोड़ा सा केसर मिलाया, उससे हल्की सी लालिमा आ जाती है। गोल मुख पर बड़ी बड़ी आंखें, उनका जो चेहरा है वो गोल है, उस पर क्या है? बड़ी बड़ी आंखें हैं। उन पर सुनहरे फ्रेम की ऐनक, आंखों पर जो ऐनक है, चश्मा कितना है? सुनहरे फ्रेम की, सोने के रंग की उनकी ऐनक है, जो दृष्टि दोष के लिए नहीं लगाई गई है, जो दृष्टि दोष के लिए नहीं लगाई गई है। मौसी जब मुस्कुराती हैं, अर्थात मौसी जी ने जो ऐनक लगाया हुआ, जो चश्मा लगाया हुआ, दृष्टि दोष अर्थात उनको आंख कम दिखाई पड़ता है, इसके लिए नहीं लगाया उन्होंने। दूर से दिखता है या पास कम दिखता है, ऐसा नहीं है, उन्होंने केवल शौकिया उसे लगा रखा है। मौसी जब मुस्कुराती हैं तब उनका ऊपर वाला होठ, जिस पर एक बड़ा सा काला तिल है, मौसी जब मुस्कुराती हैं तो उनके होठों पर जो ऊपर वाला होठ है, आप समझ रहे हैं, ऊपर वाला होठ जो है उस पर एक बड़ा सा काला सा तिल है, काला सा तिल है, ऊपर नीचे उठता है, फड़कता रहता है। जब वो हंसती हैं, बोलती हैं तो ऊपर नीचे उठता है, फिर बोलने पर होठ आपके हिलेंगे तो ऊपर नीचे हिलेगा, फिर फड़कता रहता है। फड़कना मतलब हिलना। देखने वालों का हल्का सा मनोरंजन करता है, जो लगातार ध्यान से उनके उस तिल को देखे तो उसका वो मनोरंजन करता है, वो बार बार कभी ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से फड़कता रहता है, हिलता रहता है। गुणवंती मौसी बहुत बातें करती हैं। गुणवंती मौसी बातूनी ज्यादा है, वो बात ज्यादा करती हैं। एक बार शुरू हो जाती हैं तो उन बातों का अंत ही नहीं होता है। आप तो जानते हैं जो लोग बातूनी होते, बोला कि वो बोलने लगे तो किसी का सुनते, सिर्फ अपना ही बोलते हैं। आगे है, बातें करने के साथ साथ मुख पर हर भाव के साथ नई नई प्रतिक्रिया होती है। जब हंसती हैं तब उनका दोहरा शरीर 8 तह पा जाता है। बातें करने के साथ उनके मुख पर हर भाव के साथ नई प्रतिक्रिया होती है। वो भाव भी उनके चेहरे से झलकता है जब वो बात करती हैं। जिस तरह से बात करेंगे उसके भाव उसके चेहरे पे उनके प्रदर्शित होंगे, नई नई प्रतिक्रियाएं होंगी। जब हंसती हैं तब उनका दोहरा शरीर 8 तह पा जाता है। जब वो हंसती हैं तो बिल्कुल और फैल जाता है उनका शरीर।
गुणवंती मौसी हमारी माँ की सगी, चचेरी, ममेरी या किसी तरह की गांव बहन भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो लेखिका उनको जानती भी नहीं थी, अर्थात उनकी कोई सगी रिश्तेदार वो नहीं है। कौन? गुणवंती मौसी। अर्थात लेखिका कह रही है कि हमारी माँ की सगी बहन भी नहीं है, चचेरी बहन मतलब चाचा की बेटी भी नहीं है, और वो मेरी मामा की भी बेटी नहीं है, या किसी तरह की गांव की भी सगी नहीं, गांव की भी बहन नहीं है, अर्थात गांव उनके गांव की भी नहीं है। वे हमारे 1-3 महीने पुराने पड़ोसी की पड़ोसी रह चुकी हैं। उनके जो पड़ोसी थे, जो लेखिका उनकी जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी की पड़ोसी रह चुकी हैं। एक बार लाहौर में प्रदर्शनी हुई थी, उसमें वे वहां आई थी। पड़ोसियों ने गुणवंती मौसी से परिचय करवा दिया था। एक ही बार हमारा नमस्कार हुआ था। जो पड़ोसी में क्या, जब वो लेखिका गई हुई थी तो हाँ, उस पड़ोसी ने उस गुणवंती मौसी से उनका परिचय करवा दिया था। एक ही बार नमस्कार हुआ था, उसके बाद दोबारा मिलना भी नहीं हुआ था लेखिका के अनुसार। उसके बाद कुछ मास पूर्व दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनी हुई थी। तब जिस घर में कभी मेहमानों का मुख नहीं देखा था, वहां भी मेहमान आए थे। हमारे यहाँ की बात दूसरी है। पंजाब सरकार की ओर से एक सरकारी डाक बंगला है, जिसमें केवल अधिकारी वर्ग के लोग ठहरते हैं, परंतु हमारे डाक बंगले में न किराया लगता है, न धोबी की धुलाई। सुबह का नाश्ता और रात का भोजन भी किसी न किसी तरह मिल जाता है। आज के वीडियो में बस इतना है मेरे प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में। उसके पहले के कार्य है आपके लिए कि जो शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को आप उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे। और आज के वीडियो के साथ हम आपको पाठ 9 का जो है गृह कार्य वो हम आपको भेज देंगे। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।